सीआरपीसी की क्लास में आपका अभिनंदन। आज जो नया चैप्टर है वो चैप्टर 18 है, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय के सामने विचारण। प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या प्रक्रिया रहती है। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलूँगा जिससे कि आपको ये जानकारी हो जाए कि सेशन कोर्ट में कैसे मामला आया। वैसे तो पुराने यदि लेक्चर्स आपने सुने हों तो उसमें सारा ये बताया हुआ है कि कैसे कैसे आता है, फिर भी क्योंकि एक लिंक बन जाए, ऐसा ना लगे कि चैप्टर बिल्कुल नया है, तो थोड़ा सा हम पीछे देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सीआरपीसी में एक शेड्यूल दिया हुआ है और शेड्यूल में ये बताया हुआ है कि कुछ केस ऐसे हैं जिनका जो सेक्शन ऐसे हैं आईपीसी के जिनका ट्रायल सेशन कोर्ट ही कर सकती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स कर सकती हैं। कुछ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, कुछ ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं। तो ये यदि कोर्ट ने, यदि विचारण को हम जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें भी हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। तो ये कि सेशन कोर्ट में कौन से मामले आएंगे, तो यदि आप देखेंगे तो इसका शेड्यूल फर्स्ट जब देखेंगे और शेड्यूल फर्स्ट का ही पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें ये पता लग जाएगा कि पार्ट 2 में तो अदर देन आईपीसी जो अन्य स्पेशल एक्ट्स हैं वो, और पार्ट 1 में आईपीसी के जो सेक्शन हैं, कौन सा सेक्शन किस कोर्ट के समक्ष विचारणीय होता है वो जिसमें बताया हुआ है। इससे पहले पीछे थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मान लो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है। संज्ञेय अपराध का मतलब जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। उसका पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, सारे एविडेंसेस को इकट्ठा किया। एविडेंस इकट्ठा करने के पश्चात जो प्रोसीजर पुलिस फॉलो कर सकती है उसको करने के बाद पुलिस अपनी एक रिपोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के सामने रखती है। जो जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट हैं उन धाराओं को देखकर, जो धाराएं पुलिस रिपोर्ट में आई हैं उन्हें देखकर ये तय करते हैं कि बाय विच कोर्ट दिस मैटर कैन बी ट्राइड, कौन से न्यायालय के द्वारा मामले का विचारण किया जा सकता है। अब पता लगता है कि ये मामला तो ये विचारणी है कोर्ट ऑफ सेशन का, तो वो उस मामले को सेशन कोर्ट को सुपुर्द करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ही ट्रायबल है, तब वो मजिस्ट्रेट जैसे विचारण करते हैं उस तरीके का विचारण करके अपने यहाँ उसे प्रोसीड कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट का विचारण करने का तरीका, ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी डिस्कस्ड आफ्टर दिस चैप्टर। तो उसे वो कैसे करते हैं तो वो तरीका हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सीआरपीसी में पहले यही तरीका दिया हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन का है, तो उसे पहले पढ़ लेते हैं। तो जैसे उन्हें पता लगता है उन सेक्शंस को देखकर कि ये सेक्शन तो ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट है, तो उस मामले को कोर्ट ऑफ सेशन को
कमिट करते हैं, सुपुर्द करते हैं। जैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन के सामने मामला आता है तो कोर्ट ऑफ सेशन जिस प्रक्रिया का उपयोग करता है वो ट्रायल कहलाती है सेशन कोर्ट के समक्ष, उसी को सेशन ट्रायल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें पता लग गया कि मामला कहाँ से आया है। अब देखो, दो तरह के, यदि इस चैप्टर को देखें तो इसमें दो तरह के ट्रायल की प्रक्रिया दे रखी हैं। अब आप कहोगे दो विचारण, हाँ। पहला तरीका तो है जो 209 से सुपुर्द होकर आया है। कमिट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन है 209, इसमें सुपुर्द होकर आया है वो मामले। और दूसरे जो मामले हैं, दूसरा तरीका है 199 है आगे, इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है कोई मामले की कंप्लेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किन्हीं मामलों की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं, सेशन कोर्ट से कर सकते हैं, और सेशन कोर्ट उसका ट्रायल करता है। तो एक तरह से यहाँ दो तरह के प्रोसीजर फॉलो होंगे, दोनों अलग अलग तरीके हैं। देखा जाए कि 225 से लेकर 235 प्लस 36 भी कर सकते हैं यहाँ। ये तो सेशन कोर्ट का पहले का ट्रायल है, और जो 237 या 236 को भी यहाँ जोड़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है सेक्शन 237। ये जो पार्ट है ये दूसरा तरीके का ट्रायल है। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो ट्रायल के सेशन ट्रायल का जो पहला हिस्सा है पहले उसे देखेंगे, फिर दूसरे हिस्से को देखेंगे। ठीक है। अब पहले हिस्से में भी दो तरह का ट्रायल, दो तरीके की बातें सामने आती हैं, जैसा आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि एक तो है या फ्रेमिंग भी कह सकते हैं, इससे पहले की प्रक्रिया, जस्ट बिफोर, इससे पहले की जो प्रक्रिया है वो है, और उससे पहले की प्रक्रिया है, और उससे बाद में जो प्रक्रिया है वो दूसरी प्रक्रिया है। तो चार्ज फ्रेम होने से पहले क्या कोर्ट ऑफ सेशन करती है और चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या करती है। तो एक तरह से 225, 226, 227 तक का एक पार्ट हमारे दिमाग में आता है कि इन सेक्शंस में कुछ अलग प्रक्रिया है। बिफोर formation of charge, before framing the charge, what procedure is followed before the court of session, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक फिर दूसरा पार्ट भी देखें
तो इसका दूसरा पार्ट एक तरह से यही होता है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद की प्रक्रिया। ये मैंने इसलिए बांट दिए कि एक सुगमता रहेगी पढ़ने में। है ना। तो चार्ज फ्रेम होने से पहले की, चार्ज फ्रेम होने से बाद की, यदि हम पूरे एक तरह से क्या बताया मैंने कि एक तरह से ट्रायल के दो रूप हैं, सेशन ट्रायल के। सीआरपीसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रायल ऑफ सेशन, ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप जैसे ही पढ़ते चले जाते हैं और फिर आपको जैसे ही आप 237 को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि तो थोड़ा सा अलग बात कह रहा है कि यहाँ डायरेक्ट मामले आ रहे हैं। और यहाँ पे जब ये पढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि ये जो मामले आ रहे हैं मजिस्ट्रेट ने सुपुर्द किए हैं। क्योंकि आपको ध्यान आ रहा होगा कि सेक्शन 193 हमने जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि अनलेस मैटर आर नॉट कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट ट्राई द मैटर। तो जब तक के मामले कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द नहीं किए गए हैं तब तक सत्र न्यायालय उनका विचारण नहीं कर सकता, ये हमने पढ़ा था, है ना। और करने का जो तरीका है वो 209 में दे रखा है, वो भी हमने डिस्कस किया था पहले प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बिफोर चार्ज पढ़ लेते हैं क्या स्थिति है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मजिस्ट्रेट को ये लगा कि मैटर एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है, तो उस मैटर को अंडर सेक्शन 209 कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया। जब कमिट कर दिया और साथ में जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है यहाँ से 209 आपके समझ में आ गया कि मजिस्ट्रेट ने क्या किया, इसको मामले को सुपुर्द किया। कमिट किया, ठीक है। अब जब वहाँ सुपुर्द किया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट का ये काम है कि एक तो जो डॉक्यूमेंट थे मजिस्ट्रेट के पास सारे के सारे कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दो। ठीक है। दूसरा, हर कोर्ट में सरकारी पक्ष को रखने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, लोक अभियोजक। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म कर दिया इसने, है ना, सारा रिकॉर्ड भेज दिया, रिकॉर्ड सेशन कोर्ट को भेज दिया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म कर दिया और वो डेट भी बता दी, डेट का भी ऑर्डर कर दिया कि कौन सी डेट पे जाना है, वो डेट भी ये बता दी। क्योंकि ये डेट नहीं बताएंगे तो एक्यूज्ड को या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि उस मैटर को कब लगाना है। तो वो पहली डेट जो तय करता है मजिस्ट्रेट तय करके भेजता है कि इतने तारीख को कोर्ट ऑफ सेशन में ये नंबर की कोर्ट है यहाँ। तो जब वहाँ कॉज लिस्ट बनती है उस कोर्ट के सुनने वाले मामलों की, तो वहाँ पर वो डेट आ जाती है और उस मामले, चाहे उस दिन कोई कार्रवाई हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ वो डेट को वो लगता है। तो ये 209 में इस प्रोसीजर को फॉलो करता है मजिस्ट्रेट। जब ये कर लिया तो वहाँ डेट लगेगी सेशन कोर्ट में। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूं कि
जो डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज है उसके साथ ही या तो वो खुद सुन ले, ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं हम, जैसे हमने सीजीएम के संबंध में पढ़ा है, एसीजीएम को कर देता है, या एडिशनल सेशन जज को सुपुर्द कर दे, ये काम इसका है। लेकिन ये जहाँ जहाँ ये सेशन जज आएगा वहाँ मतलब ही ये एडिशनल सेशन जज नहीं है बल्कि सेशन जज है। सेशन जज का ही कार्य एडिशनल सेशन जज कर रहा है, उसी का हिस्सा है और उसी के बराबर पावर रखता है। उसमें दोनों में प्रशासनिक अंतर के अलावा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी बहुत सारे काम नहीं कर सकता। तो सेशन जज के साथ में जितने भी एडिशनल सेशन जज हैं वो सेशन जज के कार्यों को ही कर रहे होते हैं, उसी के समकक्ष, उसी के इक्वलेंट होते हैं, पावर सेम होती हैं। तो ये करने के बाद जब उस डेट पर जो भी कोर्ट नंबर है उस कोर्ट में मामला लगता है, ये सेशन जज के मामला पहुंचा तो एडिशनल सेशन जज जिसको या ये खुद कर सकते हैं, ये कोर्ट की प्रशासनिक स्थिति है। जब मामला जिस सेशन जज के यहाँ पे लगा तो सारा रिकॉर्ड उस कोर्ट में आ चुका है। उस कोर्ट में जो रिकॉर्ड आ चुका है उससे पहले ही आपको ध्यान आ रहा होगा कि 207 और 208 पढ़े थे हमने इसके संबंध में कि जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, उस एक्यूज्ड को सारी कॉपी जो भी संबंधित कॉपी है, एफआईआर की कॉपी है, 161 के बयान हैं, 164 के बयान हैं, जितने भी उसके पास रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक्यूज्ड को भी प्राप्त होते हैं। एक तरह से एक्यूज्ड के पास भी सारे होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो जब मामला सेशन कोर्ट में आता है और मान लो उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए हैं तो जज साहब पूछेंगे कि आपके पास फाइल कहाँ है, आपके पास कहाँ है? साहब मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यहाँ से भी लिए जा सकते हैं, वो उसकी कॉपी सब उसको दे देंगे, जिससे कि वो अपने पक्ष को सेशन जज के सामने सही तरीके से रख सके। ठीक है ना? तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि एक कॉपी, एक फाइल जज साहब के पास है, एक फाइल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास है और एक्यूज का जो एडवोकेट है उसके भी पास है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ समझने की है कि जो मामला मजिस्ट्रेट ने कमिट किया है वो मामला दो तरह का हो सकता है कि वो कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने थी और वो कंप्लेंट ऐसी थी कि जो सेशन जज द्वारा ही ट्रायल की जा सकती थी, और तो कंप्लेंट केस है एक तरह से, और वो आया है अब सेशन जज के सामने। तो सेशन जज के सामने आया है तो वहाँ पीपी भी है। तो अब क्या स्थिति होगी? तो जो पीपी है इसके अलावा जो डिफेंस का भी एडवोकेट वहाँ हो सकता है। जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेनेंट भी अपना एडवोकेट वहाँ रख सकता है। लेकिन ये जो एडवोकेट है, कंप्लेनेंट ने उसे लगा कि भाई मैं तो अपना एडवोकेट रखूँगा, सरकारी वकील पर मेरे को ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो अब क्या होगा इसका? तो उसने अपना वकील रख दिया। अब पीपी साहब भी हैं तो एक फाइल इनके पास भी होगी और एक पीपी साहब के पास होगी। अब ये जो एडवोकेट हैं इनका क्या स्टेटस है? जब आप कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल पढ़ते हैं तो सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन पीपी का आ रहा है, इनका कंप्लेनेंट के एडवोकेट का आ नहीं रहा है। तो ये आगे भी पढ़ने आएगा और पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि
जो एडवोकेट कंप्लेनेंट ने रखा है, ये एक तरह से इनके सपोर्ट में कार्य करेंगे, पीपी के सपोर्ट में कार्य करेंगे। क्योंकि सपोर्ट में इसलिए कार्य करेंगे, वो ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते कि इस पे केस था, मैंने लिखा नहीं, वो कोई रह गया मेरे से, मैंने पढ़ा था, मेरे पास था लिखा हुआ, आपको नोट्स में ज़रूर होगा। तो ये इनके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे पीपी के, और ये खुद जहाँ जहाँ उन्हें सहयोग की ज़रूरत पड़ती है और सहयोग करेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पीपी को लग रहा है पीपी कुछ बोल ही नहीं रहा, अपने पक्ष को नहीं रख रहा, तो कंप्लेनेंट का एडवोकेट उसके पक्ष को प्रॉपरली रख सके, इसलिए कंप्लेनेंट इस तरह का अपना वकील रख सकता है। तो लेकिन जब भी मामला आएगा, तो चाहे कंप्लेंट का आए चाहे कुछ भी आए, तो जैसे ही आप सेशन ट्रायल का सेक्शन 225 पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन shall be conducted by a public prosecution shall be conducted by a public prosecutor। तो यहाँ लिख रहा है कि अभियोजन का जो संचालन है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से किया जाएगा। इसका मतलब भी यही है कि संचालक पीपी ही है। ये स्पष्ट कर दिया 225 ने कि संचालक ये भी है, लेकिन इसके सबऑर्डिनेशन के लिए किसी को लगता है कि हमारा वकील होना चाहिए, तो वो अपना वकील रख सकता है। ठीक है, तो जब ये हो जाता है, तो जो पीपी साहब हैं अपना एक पक्ष, अपना सबसे पहले अपना एक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखते हैं। अब कोर्ट के सामने रखने पर उनके पास फाइल है, तो क्या सिर्फ फाइल के माध्यम से ही रखेंगे? नहीं, एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो पीपी रखे उससे पहले क्या है कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड की, या तो आपने देखा होगा कि मजिस्ट्रेट के संबंध में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप 226 पढ़ते हैं तो वहाँ लिख रहा है कि एक्यूज्ड अपीयर्स और इज बॉट बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो या तो आता है या लाया जाता है। मान लो ऐसा हो सकता है कि एक्यूज्ड की ज़मानत हो गई हो, तो उसे नोटिस करना पड़ेगा कि भाई इतने तारीख को ये डेट है, इस पे डेट पे आपको उपस्थित होना है, क्योंकि यहाँ एक तरह से सामान्य तौर पे जो उसको कही जाती है कि चार्ज लगना है, ये कहा जाता है। लेकिन ये उसकी शुरुआत है, हो सकता है उस दिन चार्ज ना लगे, या जेल में है तो जेल के जो पुलिस अधीक्षक जेल हैं उनसे कहा जाता है कि उस एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने लेकर आइए। तो उस दिन कोर्ट के सामने लेकर आ रहे होते हैं, और तब पीपी साहब ये कह रहे होते हैं कि इस एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है, ये ऑफेंस किया है, और हमारे पास एविडेंस हैं जिनके माध्यम से हम साबित कर सकते हैं कि इस एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है, और उनके सामने ये रखे जाते हैं। मैंने आपको ट्रायल को पढ़ाने से पहले चार्ज भी पढ़ाया था। चार्ज के
जो सेक्शन हैं उन्हें आप इससे पहले के लेक्चर्स हैं उनमें देख सकते हैं। तो जब ये कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास एविडेंस हैं जिनके माध्यम से इन चीज़ों को हम साबित कर सकते हैं और इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड उपस्थित होता है कोर्ट में, तो एक तरह से पीपी को ही सब कुछ कहना है, अभी एक्यूज्ड को कुछ नहीं कहना। लेकिन कोर्ट क्या कर रही है, अभी ये इंक्वायरी का हिस्सा है। वैसे ट्रायल में दिया हुआ चीज़ें इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि ये सेपरेट है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि सेशन ट्रायल कब शुरू होती है, तो सेशन ट्रायल चार्ज से शुरू होती है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ट्रायल में चार्ज से पहले का हिस्सा एक तरह से ये इंक्वायरी का एक हिस्सा है। तो वो साक्ष्यों की, इंक्वायरी का मतलब है साक्ष्यों की सत्यता को परखना, टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ एविडेंसेस। तो प्राइमा फेसी वो ये देख रहे होते हैं कि चार्ज लगाने लायक मामला बनता है या नहीं, चार्ज लगाया जाना चाहिए या नहीं। उनकी बातों से, जो पीपी कह रहे हैं उनकी बातों से चार्ज लगाने योग्य स्थिति है या नहीं, तो ये पहले वो देख रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं जिन केसेस को विभिन्न किताबों में, विभिन्न पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा। उन केसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको अभी पढ़ने की है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेशन ट्रायल आता है तो सेशन ट्रायल में आपको समग्र लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है, और बहुत ज़्यादा केस लॉज की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने SR नायक वर्सेस AR अंतुले, SR नायक वर्सेस AR क्रिमिनल लॉ जर्नल है, 1966 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे सिर्फ ये देखना है प्राइमा फेसी के प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। और मान लो ये क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा मामला कमिट करके सेशन जज के पास पहुंच गया जिसमें कोई एविडेंस नहीं है। कि एविडेंस क्या है साहब, एविडेंस नहीं है, एविडेंस तो है नहीं। और क्या एविडेंस है कि साहब हमारा जो पुलिस का अधिकारी जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है और वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है एक बस, और कोई हमारे पास विटनेस नहीं है। तो सेशन जज क्या करेंगे कि भाई आप पे विटनेस ही नहीं है और आप इस मामले को बना कर ले आए हैं, तो वो कहेंगे क्यों टाइम वेस्ट करते हो कोर्ट का, चलो छोड़ दो इसको। तो छोड़ दो इसको का मतलब क्या है, डिस्चार्ज हिम, एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज बाय द कोर्ट। तो जब एविडेंस नहीं है तो क्या कर दिया जाएगा कि अभियुक्त को उन्मोचित या डिस्चार्ज, उन्मोचित या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो क्या लगता है कि इट वॉज द पार्ट ऑफ इंक्वायरी ओनली। जो जज कर रहा था, ठीक है ना। तो जज ने क्या देखा, उन्होंने पक्ष रखा कि साहब हमारे पास एविडेंस है। मान लो पीपी ये कहता है
कि साहब हमारे पास एविडेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन मामला नीचे से कमिटल होकर आया है और ये मामला आया है, इसको चलाना चाहते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या कहेगा? नहीं नहीं, इसको डिस्चार्ज करो, कोई एविडेंस ही नहीं है तो फिर क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में एविडेंस के आधार पर चलता है। इफ़ देयर इज़ नो एविडेंस, ठीक है ना, तो मैं 226 को क्या है उसे पढ़ के सुना देता हूँ आपको। आपके पास बेयर एक्ट होगा, बेयर एक्ट आप अपना देखते चले जाइए। When the accused appears or brought before the court in pursuance a commitment of the case under section 209, ये मैंने बात बता दी कि या तो लाया जाता है या उपस्थित होता है और जिसे 209 के अंतर्गत सुपुर्द किया जाता है। The prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused। यहाँ ये कह रहा है कि एविडेंस बताने पड़ेंगे। अब इसका जस्ट अपोजिट करके बताएं कि एविडेंस नहीं है साहब हमारे पास, तो नहीं है तो वो कहते हैं 227 में डिस्चार्ज। एविडेंस नहीं है तो क्या करेंगे? तो मैं 227 भी पढ़ देता हूँ कि इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस, वही चीज़ को कह रहा है कि जो कोर्ट ने देखे सारे रिकॉर्ड को, record of the case and document submitted therewith, and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not a sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। तो रीज़न तो यही लिखेंगे कि साहब कोई एविडेंस नहीं थे या ऐसे एविडेंस नहीं थे जिनके माध्यम से चीज़ों को साबित किया जा सके, कोर्ट में चलाया जा सके, तो डिस्चार्ज कर देंगे। तो एक तरह से ये जो स्थिति है जो ट्रायल में लिखी हुई है 225, 226, 227, ये एक तरह से स्टेज ऑफ इंक्वायरी है। मैंने जैसा पहले भी रिपीट किया था कि वंस द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, सेशन ट्रायल कब प्रारंभ होती है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसका सही ऑप्शन था चार्ज से, है ना। तो चार्ज फ्रेमिंग, अब चार्ज फ्रेमिंग जब हम देखते हैं तो वो 228 पे आती है। जो चार्ज फ्रेमिंग है वो 228 में आती है ना। तो चार्ज कैसे फ्रेम होता है, ये जो चैप्टर 17 हमने डिस्कस किया था और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और चूँकि ये चैप्टर रियली बहुत क्लिष्ट था और इस वजह से मैंने इस पर छोटे छोटे 5 लेक्चर बनाए, क्योंकि जो क्लिष्ट था इस वजह से आपको समझने में सुविधा रह सके, इसलिए उसमें बहुत सारे, तो उन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। तो जब ये प्राइमा फेसी तय हो गया कि मामला बनता है, तो अब सेशन जज का ये काम है चार्ज सुनाए, चार्ज बनाए। मतलब ये बात जब आप 211 पढ़ रहे थे तभी भी आपने पढ़ा था, अभी भी 228 में पढ़ रहे हैं, 228 में पढ़ रहे हैं। लिखा है कि इफ़ आफ्टर कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज आई aforesaid, द जज इज ओपिनियन दैट देयर इज ए ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कि एक ग्राउंड है, एक आधार है, एविडेंस इसका आधार है, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि अपराधी ने कोई अपराध किया है, तो चार्ज बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं। जैसे सेशन जज के मामले में आए तो वो कहेंगे कि मैं सेशन जज नंबर ये और अपना नाम ये अभियुक्त और ये सारा उसका के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि आपने फ़लाँ तारीख, फ़लाँ स्थान, फ़लाँ दिन
आपने एक्स की हत्या की थी, जो भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध है और मेरे संज्ञान में है। आप अन्वीक्षा चाहते हैं, मतलब यू डिजायर ट्रायल, या अपना जुर्म स्वीकार करते हैं, एडमिट योर ऑफेंस, एडमिट योर कन्विक्शन, तो अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। तो ये बात जो जितने भी सेक्शन होते हैं उनका अलग अलग सेपरेट चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज की बातें और डिटेल में पढ़नी है तो वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ग्राउंड है, तो सबसे पहले वो चार्ज सुनाते हैं। चार्ज तो मान लो कि वो कहता है कि मैं साहब अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ, मैंने ये अपराध किया। मतलब इफ एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। इस बात पर उसको, उस अपराधी को सज़ा दे सकते हैं, कह सकते हैं भैया आपने ये अपराध किया है, तो उसको सज़ा दे सकते हैं। अब बात आती है दूसरी, कि वो जुर्म स्वीकार नहीं करता, वो जुर्म स्वीकार नहीं करता। तो इसमें दो बातें दे रखी हैं, जिनको 228 इम्पोर्टेंट है। फ्रेमिंग द चार्ज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, वी आर रीडिंग these lines, is not exclusive trial by the court of session। मान लो दो बातें फिर उसके सामने आई कि मामला कोर्ट ऑफ सेशन से ही ट्रायल किया जाना है या नहीं किया जाना है। मतलब चेकिंग पहले मजिस्ट्रेट के लेवल पर हुई, मजिस्ट्रेट ने ये देखकर समझकर सेशन जज से ट्रायल होना है तो भेज दिया सेशन जज के सामने। लेकिन गलती तो हो सकती है, गलती तो हो सकती है, या डिफेंस का एडवोकेट, अब एक्यूज्ड का एडवोकेट कहता है साहब ये तो आपका ट्रायल ही नहीं है, ये तो गलत भेज दिया मजिस्ट्रेट साहब ने आपके सामने मामला, तो गलत भेज दिया, तो अब उसका क्या करेंगे? गलत भेज दिया तो क्या करेंगे? तो चूंकि आ गया है किसके द्वारा वो ट्रायल होना है, मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल होना है, तो यहाँ पे चूंकि जज साहब के यहाँ आ गया है, सेशन जज के आ गया है, तो जज साहब के पास दो ऑप्शन है, या तो उसे वापस कर दें या चार्ज लगाकर वापस करें, या तो उसे वापस कर दें या चार्ज लगाकर वापस करें। तो मान लो उन्होंने कोई चार्ज लगा दिया, था मजिस्ट्रेट का ट्रायल और सेशन जज ने क्या किया, चार्ज लगाया, चार्ज फ्रेम करके, चार्ज फ्रेम करके सेशन जज का ये काम है कि उस मामले को सीजीएम के पास भेज दे, क्योंकि मजिस्ट्रेट उसके अंडर में है, सीजीएम खुद सुन सकते हैं उस मामले को, या उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं सीजीएम के पास नहीं भेजते, केस किसी एनी अदर मजिस्ट्रेट, किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने भेज दे उसको, मामले किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने भेज दे। लेकिन भेजा कैसे? चार्ज लगाकर। तो एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड डायरेक्ट द एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज इट थिंक्स फिट, जैसा उसकी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है। सीजीएम के सामने है तो सीजीएम का, और एक्यूज को क्या कहेंगे ये सेशन जज कि आप इनके सामने उपस्थित हो जाएं, जिसके पास भी मैटर को भेजा हो। यदि सीजीएम के पास भेजा है तो सीजीएम के पास चले जाएं, एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर के पास भेजा है, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा है तो उसके पास चले जाएं, और वहाँ पे
डेट हमेशा सबको फिक्स करनी होती है कि कौन सी डेट को चला जाऊं साहब, तारीख तो पूछनी पड़ेगी ना, ऐसे तो कैसे चला जाएगा साहब मैं आया हूँ वहाँ सेशन जज साहब ने भेजा, ऐसा नहीं, डेट होती है। और जब मजिस्ट्रेट की कॉज लिस्ट बनेगी, सीजीएम की कॉज लिस्ट बनेगी या सेशन जज की कॉज लिस्ट बनेगी, तो ऐसे मामले जो एक दूसरी कोर्ट से एक दूसरी कोर्ट में गए हैं उनके संबंध में क्या होगा, उनके संबंध में उस कॉज लिस्ट में उस दिन की डेट में वो नंबर पे आएगा, नंबर पे जैसे केस आता है तो उस केस की सुनवाई वैसे ही होती है, चाहे वहाँ कोर्ट में कुछ भी हो, ठीक है ना। तो वहाँ क्या कर सकते हैं कि मामले को उसके पास भेज देते हैं। तो ये मामले कौन से भेजे, जो गलती से आ गए, कि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल था लेकिन गलती से आ गया, आरजेएस में कई बार पूछा गया है, गलती से सेशन जज के यहाँ आ गया, तो सेशन जज क्या कार्रवाई करेंगे, तो एक तो या तो वापस कर दो या फिर ये काम करके भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि मामला एक्सक्लूसिवली सेशन जज द्वारा, एक्सक्लूसिव सेशन जज द्वारा ट्रायबल है, तब क्या करेंगे, मैंने भी डिस्कस किया था। फिर वह चार्ज सुनाएंगे कि इफ द मैटर इज एक्सक्लूसिव ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ही शैल फ्रेम द चार्ज इन राइटिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो उसके विरुद्ध जो भी चार्ज है, जो चार्ज बनता है वो उसको सुनाया जाएगा। अभी मैंने आपको ये बताई थी कि जब, एक और चीज़ समझिएगा, दो 228 के इसमें क्लॉज 1 में ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप डायरेक्ट देख रहे होंगे। यदि ए में चार्ज फ्रेम करके भेज दिया है, चार्ज फ्रेम करके भेज दिया है, तो उस एक्यूज्ड से ये नहीं पूछा जाएगा कि अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये बात पूछने का जज साहब को ये कोई राइट नहीं है, सेशन जज को। एक तो वैसे ही भेज देते तो क्या होता कि वो चार्ज फ्रेम कर सकते थे, सॉरी थोड़ा सा कोई व्यवधान आ गया है।
खैर, तो सेशन जज के पास भेज देते हैं मामले को। छोड़ दो, एक गिलास पानी दे देना। तो जब इनके द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्रैवल है तो क्या करेंगे कि उस अभियुक्त से पूछेंगे कि भैया आप अपना जुर्म स्वीकार करते हो या नहीं। यदि जुर्म स्वीकार करता है तो वहाँ पनिश कर देंगे। जुर्म स्वीकार करता है तो उसको पनिश कर देंगे। तो यहाँ आपने 228 और 229 228 229 दोनों सेक्शन आपने पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पे एक बात समझने योग्य है कि जज में convict him, judge shall convict him on the ground of pleads guilty। जज उसे दोष सिद्ध कर सकते हैं, दोष सिद्ध ही करेंगे ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि ये जो स्थिति है, हो सकता है कि किसी कारणवश जो अभियुक्त है जुर्म स्वीकार कर रहा हो। जैसे आपने देखा है बहुत सारे मामलों में, फिल्मों में खूब देखा होगा कि एक आदमी ने जिसने दूसरे ने अपराध किया और चाकू दूसरा पकड़ लेता है और कहता है मैंने किया था अपराध, और अपने जुर्म को भी स्वीकार कर लेता है। तो असली अपराधी कौन है उसकी तलाश के लिए तो जज में convict him or not, it depends on the discretion of the judge। Judge means session judge। तो यहाँ तक की बात आपके सबके समझ में आ गई होगी। तो ये दूसरा जो पार्ट हम चार्ज से के बाद का है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आती है। जब जज चार्ज सुनाते हैं तो कौन सा चार्ज बनता है या नहीं बनता, वो उन्होंने कहा साहब मैं अन्वीक्षा चाहता हूँ, लेकिन ये चार्ज जो आपने सुनाया ये चार्ज मेरे ऊपर नहीं बनता है। जब नहीं बनता है, अपना पक्ष रखते हैं, तो वो अपना पक्ष रखने के भी स्वतंत्र होगा और अपने पक्ष को रख सकता है। अब यहाँ तक का एक पार्ट शुरू हुआ। फिर दूसरी बात क्या होती है कि एक डेट तय की जाती है प्रोसिक्यूशन के लिए कि भाई आप अपने जो विटनेसेस हैं,
जो एविडेंसेस हैं जिन्हें आप पेश करना चाहते हैं, जिसमें आपने शुरुआत में ये कहा था कि इनके माध्यम से हम इस अभियुक्त को, इस एक्यूज्ड को गिल्टी साबित कर सकते हैं, तो उसके लिए एक डेट तय की जाती है, तो उसे बोलते हैं डेट फॉर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। 230 में दे रखा है। सेक्शंस के संबंध में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि जो सेक्शंस के नंबर हैं, सारे नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने तो डायरेक्ट रखा है और कई बार उसे भी देख लेते हैं, और बाकी क्योंकि बहुत बार पढ़ा दिया, बहुत बार कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं तो याद हो जाते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसे हैं, जैसे 227 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 228 होना चाहिए, 232 आपको याद आना चाहिए, तो 3-4 सेक्शंस तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सारे सेक्शन के नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोसीजर याद रखिएगा, आप सीक्वेंस याद रखिएगा, चीज़ें ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हैं। तो डेट फिक्स की जाती है और विटनेसेस को बुलाया जाता है, और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ये पूछा जाता है कि क्या कोई किसी भी प्रकार की प्रोसेसेस इशू कराना चाहते हैं। प्रोसेसेस मतलब आदेशिकाएँ, कोई समन किसी को बुलाने के लिए, किसी को कंपेल कराना चाहते हैं जिससे कोर्ट के माध्यम से उसे बुलाया जा सके। यदि ऐसा चाहते हैं तो वो बता दें, तो कोर्ट इस तरह के कंपेलिंग प्रोसेसेस में इशू, तो इस तरह के चीज़ें, या किसी से कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो ये बात भी उनसे पूछ ली जाती है कि कोई प्रोसेसेस तो नहीं है निकलवाने की। वो कहते हैं साहब एक्स आदमी आएगा नहीं, उसको एक समन कर दीजिए, या ये डॉक्यूमेंट फलां जगह पे है, बैंक में है, यहाँ है, इनको एक समन कर दीजिए कि ये पेश किया जाए। तो वो सारे के सारे प्रोसेसेस की, तो जो डेट का एविडेंस है कि भाई इतने एविडेंस रिकॉर्ड करने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आ जाएंगी। तो जैसे ही एविडेंस की डेट फिक्स हुई तो प्रोसिक्यूशन विटनेस की एक लिस्ट होती है, और ये लिस्ट जानी जाती है जैसे PW1, PW2, PW3, PW4, जितने भी इनका जो नंबर है इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। और जो लोग साक्षी के तौर पे आते हैं उसकी एक लिस्ट पेश कर दी जाती है, और उसी क्रम से उनको बुलाया जाता है कि भाई आज इनके हो रहे हैं, फिर इनके बाद इनको बुला लिया जाए। तो ये सारा बुलाने पर उनके एक दूसरे के ओथ दिलाकर सबके साक्ष्य रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, एविडेंस रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। जो भी आर्टिकल वो पेश करना चाहते हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो विटनेस नहीं है, जैसे कोई वस्तु है जो एक तरह से एविडेंस के तौर पे है, तो वो भी पेश कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी उन्हें आर्टिकल बोलते हैं। उन आर्टिकल्स को भी, या कोई डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी पेश किया जा सकता है। तो मतलब एक तरह से प्रोसिक्यूशन का काम पहले होगा। प्रोसिक्यूशन क्योंकि वही उसको गिल्टी साबित करना चाहता है, तो प्रोसिक्यूशन अपने सारे के सारे बातें, अपने सारे के सारे एविडेंस जिससे ये साबित हो सके, वो उनके सामने उपस्थित कर दे। जब ये सारा हो जाता है, ये सारा का सारा हो जाता है, तो सारे को देखने के पश्चात जज को लगा कि इन्होंने एविडेंस तो सारे रखे, लेकिन एक भी गवाह ये बात नहीं कहता, एक भी चीज़ से ये साबित नहीं होता कि ये अपराधी है, क्योंकि एविडेंस ये तो दे चुके। यदि ये डिफेंस का व्यक्ति अर्थात अभियुक्त की तरफ से कोई एविडेंस ना भी दिया जाए तो अभी भी मैं कन्विक्ट नहीं कर सकता कि एविडेंस आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोनाउंस हिम गिल्टी।
तो अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर सेक्शन 232 है, 232 है, 232 में उसको क्या किया जाएगा, एक्विटल घोषित कर दिया जाएगा, एक्विटल दोष मुक्त। तो एक तरह से आपने अभी 227 भी देखा था, तो यहाँ था डिस्चार्ज, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्मोचित, और वहाँ था दोष मुक्त। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ एविडेंस हो चुके थे, और एविडेंस के बाद जो सॉल्यूशन आया, जज के आधार पर सॉल्यूशन आया, और सारी हियरिंग के बाद उसे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को सज़ा की नहीं जा सकती है, तब एविडेंस होने के बाद जब अभियुक्त को छूट दिया जाता है तो वो दोष मुक्ति कहलाती है, एक्विटल कहलाता है। और चार्ज लगने से पहले ही एक तरह से एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि उन्हें लगता है कि देयर आर नो प्राइमा फेसी एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो उसे जब छोड़ दिया जाता है तो वो डिस्चार्ज कहलाता है ना। तो 232 में उसे एक्विटल कर दिया। तो यहाँ स्टेज क्या आ रही है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस हो चुके हैं, उनके आधार पर यह कहीं साबित नहीं होता कि इसको दोषी करार दिया जा सके, उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो ये जो कहलाता है वो दोष मुक्ति कहलाती है। लेकिन मान लो एक्विटल नहीं होता, तो अब जो अभियुक्त है, अभियुक्त के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। अभियुक्त से कहा जाएगा, देख भाई प्रोसिक्यूशन ने ये लिस्ट दी विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये तेरे बारे में ये बोल रहे हैं, अब तेरे को क्या कहना है। तो आप जानते होंगे सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 313 के बयान होते हैं, 313 के बयान होते हैं। 313 के बयान क्या है, एक्यूज्ड को ये पूछा जाता है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 ये कह रहा था साहब मेरे सामने इसने गोली मारी, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 ये कह रहा था कि साहब मेरे सामने इसने कारतूस खरीदे, प्रोसिक्यूशन विटनेस ये कह रहा था कि मैंने इसको भागते हुए देखा। तो अलग अलग विटनेसेस ने जो बातें कहीं, उनसे एक तरह से सफाई मांगी जाती है कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। भाई प्रोसिक्यूशन विटनेस ये कह रहा था 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस आपके बारे में ये कह रहा था, तो एक्यूज कह सकता है कि साहब इससे तो मेरी दुश्मनी है इसलिए कह रहा है, मेरा ये केस चल रहा है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 ये कह रहा था कि आपने अपनी पिस्टल के लिए कारतूस खरीदे थे, ये उसके लिए भी वो कह सकता है कि साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने कभी कोई कारतूस नहीं खरीदे। वो कहेंगे प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 ये कह रहा था 4 ये, तो उसके पक्ष को सुनते हैं, सारे के सारे पक्ष को। तो ये जो पक्ष सुना जाता है ये 313 के बयान हैं। एक तरह से जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के अगेंस्ट में एक सफाई प्रस्तुत करने की जो बात कही जाती है वो 313 के बयान हैं। वो उन बयानों के लिए कोई एक्यूज को ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूज झूठ बोल रहा है तो ये नहीं है कि उसके खिलाफ गिविंग फॉल्स एविडेंस का केस बनाया जा सके, कभी वो नहीं बनाया जा सकता। वो झूठ बोल सकता है, यहाँ पे अपना पक्ष रख सकता है। तो जो भी अपना पक्ष वो रखना चाहता है वो रखे। फिर जो बयान उसके एक्यूज स्टेटमेंट, एक्यूज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद
एक्यूज्ड से पूछा जाता है कि आपके पास, आपके डिफेंस में आपके पास कोई विटनेस है? वो कहेगा हाँ साहब मेरे पास भी है। तो यहां से एक तरह से उसके लिए डेट फिक्स की जाती है। और डिफेंस में तो जो डिफेंस का एडवोकेट है उनसे कहा जाता है भाई आप अपनी लिस्ट दीजिए। तो जो उनकी लिस्ट आती है उनको बोलते हैं जैसे DW1, DW2, DW3, उनकी भी सेम है। डिफेंस विटनेस, डिफेंस आर्टिकल, उनके भी जो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं और डिफेंस के जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो उनको अपने को रिकॉर्ड को पेश करते हैं। जैसे उनकी प्रोसिक्यूशन विटनेस की ओथ हुई थी, उन पर एविडेंस रिकॉर्ड किए गए थे, ऐसे ही इनके एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, इनके भी एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। और मैंने अभी आपको 313 के स्टेटमेंट एक्यूज्ड के भी बताए थे। इसके अलावा एक्यूज्ड को ये राइट भी है कि एक्यूज्ड कहता है कि सब मैं खुद विटनेस बनना चाहता हूं, तो एक विटनेस के तौर पर उसको भी रखा जा सकता है। एक्यूज्ड इज कॉम्पिटेंट विटनेस, अपना पक्ष रखने के लिए एक्यूज्ड स्वयं भी एक सक्षम साक्षी होता है। दो सौ 33 को देखते हैं। एंटरिंग अपॉन डिफेंस वेयर द एक्यूज्ड इज नॉट acquitted under section 232, he shall be called upon enter on his defense and adduce any evidence he may have in support he may thereof। तो वो अपने बात को रखें। तो कोर्ट शैल रिकॉर्ड ऑल एविडेंसेस, उनके भी जो भी एविडेंस आएंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे। और उनको सबको रिकॉर्ड करते हुए उनके सारे के सारे एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उन सारे एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद जो भी एविडेंस उनकी तरफ से आए उन सारों को रिकॉर्ड करने के बाद फिर दोबारा फिर एक जो नेक्स्ट स्थिति आती है 234 की आती है। इसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? आर्ग्यूमेंट्स में दोनों पक्ष जितने अपने अपने एविडेंस रख दिए और एविडेंस रखने के बाद ये तर्क उठाते हैं कि इसके कारण, क्योंकि ये कारण बनता है इसलिए मेरे पक्ष में मामला निर्णीत कर दिया जाए। तो सबसे पहले वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को समअप करने के लिए कहा जाता है और वो अपनी बात रखता है। तो वो यही बात रखता है कि सब प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 से ये सिद्ध हो जाता है कि इसने अपराध किया, और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 का इनके पास कोई सफाई नहीं है, जो सफाई दी है वो
असत्य है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 से साबित हो जाता है, 3 से साबित हो जाता है, 4 से साबित हो जाता है और इसलिए इसे गिल्टी घोषित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए। तो वो अपने एक तरह से ये कोशिश करते हैं कि ये मामला साबित होता है, ये आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, जैसे ये मौका प्रोसिक्यूशन को दे दिया जाता है, ऐसे ही फिर यही मौका डिफेंस को भी दिया जाता है। डिफेंस अपनी सारी बात रखती है कि साहब इस बात से ये साबित नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसे करके वो सारे के सारे बात अपनी रख देते हैं। दोनों के आर्गुमेंट सुन लेता है, जज सुनता जाता है, जो उसे अपनी मेमोरी के लिए आगे जजमेंट लिखते समय लिखनी है, जिन चीज़ों को हाईलाइट करता चला जाता है उनको हाईलाइट कर लेता है। और फिर 235 आता है जिसमें वो में बता रखा है कि जजमेंट करता है और जजमेंट एक्विटल का भी हो सकता है और कन्विक्शन का भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। बहस सुन के जो उसको ठीक लगता है वो सारे के सारी बातें करके वो वैसा जजमेंट दे देता है। अभी जब आप बेरक देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 360 में जो प्रोविज़न दे रखे हैं या प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में जो प्रोविज़न दे रखे हैं उनका जो उपयोग होना है उसको ध्यान में रखते हुए कि यदि कोई ऐसी स्थिति है कि उन प्रोविज़न्स के आधार पर उस व्यक्ति को प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है तो उनके संबंध में भी यहीं लिख दिया है कि उसका उपयोग भी वो कर लेगा। तो दो एक तरह से तीन स्थितियां बनी कि एक्विटल हो सकता है, उसका कन्विक्शन हो सकता है और उसे प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। प्रोबेशन या परिवीक्षा, तो परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। परिवीक्षा या प्रोबेशन का मतलब है कि व्यक्ति गिल्टी तो होता है लेकिन उस पीरियड तक, उस एक तरह से जो पीरियड उसे सज़ा के तौर पर भुगतना था या भुगतना चाहिए था, उस पीरियड के लिए उसे उसको यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि यहाँ आपका आचरण ठीक रहता है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें आपने कोई गलती की तो पुनः आपको सज़ा हो जाएगी। एक तरह से वो पीरियड है। तो तीन स्थितियों वहाँ बनती हैं, ये कर सकता है। अब इसमें जैसे आप एक सेक्शन 236 देखते हो तो ये सेक्शन मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है कि इसमें प्रीवियस कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन क्या है? प्रीवियस कन्विक्शन थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ लाइनों को जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो एक तरह से ट्रायल का एक हिस्सा पूरा हुआ है ना। इसमें भी 236 को यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 236 में कुछ और बात कह रहा है जिसको मैंने आपको बताया था। क्या है कि इन केस वेयर ए प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211,
211 क्लॉज 7, 211 क्लॉज 7 में क्या है कि यदि पूर्व दोष सिद्धि है, तो जब चार्ज लगा रहे होते हैं कि उसने पूर्व में ऐसे अपराध किए हैं, तो उस बात का भी जिक्र किया जाता है। तो यदि पूर्व दोष सिद्धि है तो ऐसे अभियुक्त को, जो पूर्व दोष सिद्ध है, ऐसे अभियुक्त को सजा ज़्यादा मिलेगी। दूसरी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैं 211 पढ़ा रहा तभी भी बताई थी, इससे पहले भी जब मैंने आईपीसी का लेक्चर आईपीसी के देखना उसमें भी बताई है कि जब कोई व्यक्ति पहले उसी अपराध को कर चुका है, जैसे चोरी का अपराध कर लिया और चोरी का अपराध पुनरावृत्ति की और पहले सज़ा काट चुका है, उसका कन्विक्शन हो चुका है और उसका रिपीटेशन कर रहा है, तो पूर्व दो सिद्धि में तो उसकी 3 साल की सज़ा थी, 3 साल में 2 साल 3 साल जो भी उसने भुगती, जब छूट के आ गया फिर चोरी की, तो वो जो अपराध है चोरी वाला अपराध अब 3 साल की सज़ा वाला नहीं रहा, वही अपराध 10 ईयर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो गया है। तो जब चार्ज लगा रहे होते हैं तो चार्ज में 211(7) में ये बता रखा था कि प्रीवियस कन्विक्शन का जो स्टेटमेंट है उसको भी वहाँ दर्ज करते हैं। तो यहीं पे उसे रिपीट किया है कि इन केस वेयर द प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, तो यदि वो मना करता है कि नहीं साहब वो पहले नहीं हुआ, तो प्रोसिक्यूशन ये बताएगा साहब देखो ये रिकॉर्ड है, इतने दिन इसने सजा है और ये जजमेंट है, वो जजमेंट देगा। वो कहता है साहब नहीं मैं अपील में मामला चल रहा है और मैं एक्विटल हो गया या अपील में चल रहा है, तो उस बात को वो बताएगा। तो जज में आफ्टर he has convicted the said accused under section 229 or section 235 taken evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record the finding thereon। वो कहे कि साहब मेरा तो ठीक है, मैं 2.5 साल सज़ा काटी, लेकिन उसके बावजूद मेरा अपील में मामला चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो वो उस बात को यहाँ रख सकता है। Provide that no such charge shall be read out by the judge, nor shall be accused be asked to plead thereto, nor shall be previous conviction be referred to by prosecution or in any evidence adduced by it। ये मैंने आपको सारी बात बता दी है। Unless and until the accused has been convicted under section 229 or section 239 to 235। तो ये चार्ज, ये आपने ट्रायल समझने की कोशिश की और ये सेशन ट्रायल था। तो मैंने जब ट्रायल शुरू किया था तब आपसे ये कहा था कि सेशन ट्रायल 2 तरह का है। दो तरह से आ रहा है, एक तो 209 से आ रहा है, एक 199 क्लॉज 1 में आ रहा है, तो ये सॉरी 2 में आ रहा है, 2 क्लॉज 2 199 2 में आ रहा है। तो ये क्या है, तो ये तो हम पढ़ चुके कंप्लीटेड। ये क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कभी कभी क्या ये जो स्थिति है ये कंप्लेंट पे आती है, और ये कंप्लेंट पेश की जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कंप्लेंट पेश की जाती है, और कब पेश की जाती है, देखो क्या है
कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी डिग्निटी है, जैसे देश के राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासक, इनके खिलाफ किसी भी तरह की उनकी मानहानि की जाती है, उन्हें गाली गलौज की जाती है, उनके साथ कोई इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन्हें नहीं पता इस बात का, लेकिन किया जाता है। जैसे एक आदमी गाली दे रहा है, जयपुर में गाली दे रहा है, तो पीपी को जो राइट है कि सेशन जज के सामने उस मामले को सीधे डायरेक्ट रख दे और एक कंप्लेंट पेश करे। तो मैं इन लाइनों को पढ़ता हूँ। लिखा है, एक कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 of section 199 and shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant case instituted otherwise than on the police report before the court of magistrate। तो पहली बात तो इसने ये कहा कि जो वारंट केस है मजिस्ट्रेट के सामने, वारंट केस का जो ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने होता है, तरीका वो रहेगा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ लें तरीका। अभी जब मजिस्ट्रेट ट्रायल पढ़ेंगे तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, जो वारंट मामले हैं और समन मामले, उनके अलग अलग होते हैं, ट्रायल का फॉर्मेशन अलग है, तो वो वहाँ पढ़ने आ जाएगा। तो पहली बात तो इन्होंने कहा कि यदि ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्या तरीका रहेगा, तो वारंट केस जैसे मजिस्ट्रेट के यहाँ पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित होते हैं, उनमें जो ट्रायल का तरीका है वो वाला ट्रायल का तरीका रहेगा, जो मैंने अभी आपको बताया कैसी स्थिति में जो कंप्लेंट आती है वो, है ना। फिर लिखा है, प्रोवाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reason to be recorded otherwise direct, be examined as witness for the prosecution। तो उसी तरह जिसके विरुद्ध ये कि साहब आपने इस तरह अपराध किया, वो सारे के सारे एविडेंस देने पड़ते हैं। कैसे मैं कहूँ कि मैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे के कहता हूँ कि फलां व्यक्ति ऐसे ऐसे मोदी जी को ये वाली गाली दे रहा था, और इस वीडियो को सुनकर कोई ये कहे कि मैंने गाली दी, तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि मैंने दी नहीं ऐसी कोई गाली, तो वो एविडेंस उनको रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें सारे एविडेंस रखने पड़ेंगे। फिर कहता है, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन shall be held in camera if either party thereto as desires, or if the court thinks fit so to do। कि इस तरह की जो ट्रायल है इन कैमरा का मतलब है कि इसमें सब लोग शामिल नहीं होंगे, एक तरह से बंद कमरे की जो ट्रायल है वो होगी। बाकी के जो अभी ट्रायल पढ़ रहे थे वो ओपन थी, कोई भी उसकी कार्रवाई को देख सकता था। तो इन कैमरे का मतलब ये है कि एक तरह से ये कार्रवाई बंद कमरे में होगी, और जैसा कोर्ट को उचित लगे ये कोर्ट तय कर ले कि इन कैमरा रखी जाए या न रखी जाए। फिर कहता है कि इफ़ एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्ज और एक्यूट्स ऑल और एनी ऑफ द एक्यूज्ड, तो कोर्ट चाहे वो सारे एक्यूज्ड को डिस्चार्ज करे या दोष सिद्ध करे, डिस्चार्ज करे या उनको दोष मुक्त करे, एंड इज ओपिनियन ऑफ दैट देयर वॉज नो रीजनेबल कॉज ऑफ मेकिंग एक्यूजेशन अगेंस्ट दैम, कि कोई इस तरह का ग्राउंड नहीं है कि जो उनको आरोपित किया जा सके, इट मे by its order discharge or acquittal and direct the person against whom the offence was alleged to have been committed other than the president, vice president or the governor or the state administration or the union territory, to show cause why he should not pay compensation to such accused, to each or any of such accused
when there are more than one। तो जितने भी एक्यूज्ड हैं और ये पता लगता है कि क्यों न जिन लोगों के लिए वो ऑफेंस कमिट किया गया था, तो क्यों न जो लोग एक्यूज थे उन पर झूठा आरोप लगाया गया था, डिस्चार्ज हो जाते हैं या एक्विटल हो जाते हैं, क्यों न उनको कंपेंसेशन दिया जाए। तो कंपनसेशन दिया जा सकता है। द कोर्ट शैल रिकॉर्ड and consider any cause which may be shown by person so directed, and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, it may, for reason to be recorded, make an order that compensation to such amount not exceeding 1000 rupees, it may determine be paid by such person to the accused or each or any of them। जो व्यक्ति इस तरह का कंप्लेंट लेकर आया था, मान लो ये नहीं है कि राष्ट्रपति को गाली दे दी तो राष्ट्रपति 1000 रुपये देंगे, ये नहीं। जो कंप्लेंट लेकर आया था वो 1000 रुपये तक का उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, यदि वो लोग जो झूठे साबित होते हैं तो। कंपनसेशन awarded under subsection 4 shall be required as if it were an fine imposed by magistrate। यदि वो कंपनसेशन नहीं देते हैं तो वैसे ही वसूल किया जाएगा जैसे कोई फाइन वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार ये फिर नेक्स्ट है कि नो पर्सन हु हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section। तो जो व्यक्ति है उस पर अलग से कोई सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई इस संबंध में नहीं की जाएगी। 1000 रुपये का जो जुर्माना है यही पर्याप्त है। प्रोवाइड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज्ड पर्सन under this section shall be taken into account in awarding and compensation to such person in any subsequent civil suit or relating to other same matter। The person who has been ordered under subsection 4 to pay compensation may appeal from the order in so far as it relates to payment of compensation to the High Court। जो जिस व्यक्ति के ऊपर कंपनसेशन लगाया है वो चाहे तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, क्योंकि ये मामला सेशन का है, सेशन की अपील हाई कोर्ट में होती है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर पूर्ण हुआ। मेरी तरफ से ये चैप्टर पूर्ण हुआ। कल हम पढ़ेंगे जो वारंट केसेस की ट्रायल है मजिस्ट्रेट के सामने कैसे होती है, उसको हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे।